पढ़ा था अव्ययभाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है यानी पूर्व पद अव्यय होता है। और आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, जो तत्पुरुष समास का एक भाग है। इन्हें जो तत्पुरुष समास है वो दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण समास। तो समानाधिकरण जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो विभक्तियाँ होती है वह समान होती है। दोनों विभक्ति जो होगी, जो विग्रह करने पर जो शब्द वाक्य होगा उसमें जो पद होंगे उसमें जो विभक्ति होगी वो क्या होगी, समान होगी। और व्यधिकरण के अंदर असमान होगी। जो व्यधिकरण है उसमें दो प्रकार है समानाधिकरण के अंदर, कर्मधारय और द्विगु। तो आज अपन पढ़ेंगे कर्मधारय समास, वह समास जिसमें पूर्व पद क्या हो, विशेषण हो। हिंदी में अपने पढ़ा पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। इन्हें पूर्व पद है वो अपना क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, और उत्तर पद है वह क्या होगा, विशेष्य। इन्हें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, तो वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। या फिर पूर्व पद है वह उपमान हो सकता है और उत्तर पद है वह उपमेय हो सकता है, यानी किसी की उपमा बताना, किसी की तुलना करना, किसी को किसी के समान बताना, तो उसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यानी वह समास जिसमें पूर्व पद विशेषण या उपमान हो और उत्तर पद है वह विशेष या उपमेय हो, तो उसे अपन कहेंगे कर्मधारय समास। फिर देखिए, जहाँ विग्रह वाक्य में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, यानी जहाँ विग्रह वाक्य आएगा यानी समास विग्रह किया हुआ है, तो जो शब्द होंगे, जो पद होंगे, उनके अंदर क्या होगा, जो विभक्ति होगी वह समान होगी। अगर प्रथमा विभक्ति है तो दोनों पदों में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, और अगर द्वितीय है तो दोनों के अंदर द्वितीय विभक्ति होगी। यानी जो विभक्ति होगी वह क्या होगी, समान होगी। यानी जहाँ विग्रह वाक्य होंगे, यानी विग्रह किया हुआ है वाक्य है, तो उनमें दोनों पदों के अंदर जो विभक्ति लगेगी वो कैसी लगेगी, समान विभक्ति लगेगी। ये अपने को ध्यान रखना है, खास करके जो विभक्ति अपन लगाएंगे तो वह समान विभक्ति लगेगी। यानी जो शब्द दिया हुआ है, सामासिक जो पद है उसके अंदर जो विभक्ति लगी हुई है, तो समास विग्रह अपन करेंगे तो दोनों के अंदर अपने को वही विभक्ति लगानी है। अब देखिए, कुछ शब्द है जो समास विग्रह किया हुआ और कुछ उदाहरण है जो सामासिक पद है, तो उसके माध्यम से अपन समझेंगे। तो देखिए, कृष्ण श्रप, कृष्ण श्रप, तो दोनों पद है, उसके अंदर दोनों पदों के अंदर जो प्रथमा विभक्ति यानी समास विग्रह किया हुआ है, कृष्ण यानी काला, सर्प यानी सांप, कृष्ण सर्प यानी काला सांप। तो जो सर्प जो है वह क्या है, विशेष्य है, और कृष्ण जो क्या है, विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर सर्प की विशेषता बताई जा रही है ना, सांप की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, काला है। तो ये विग्रह किया हुआ जो पद है तो उसके अंदर जो विभक्ति है वह समान होगी। तो दोनों के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसको अगर जैसे लिखेंगे, इसका सामासिक पद बनेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण श्रप, कृष्ण श्रप, ये सामासिक पद बन जाएगा। अब देखिए, कृष्ण श्रप जो सामासिक पद है, तो इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे तो दो शब्द है वो अलग अलग हो जाएंगे, और जो प्रथम शब्द है, जो विशेषण शब्द है, उसके भी क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा ना, प्रथम विभक्ति है उसमें हो जाएगी। फिर देखिए, श्वेतम वस्त्रम, वस्त्र है वह कैसा है, सफेद है। श्वेतम जो विशेषण शब्द है, वस्त्र में वो विशेष है, यानी वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, श्वेत है। तो देखिए, द्वितीय लिख दी, तो इसको जब अपन सामासिक पद बनाएंगे तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो द्वितीय विभक्ति जो प्रथम शब्द है वो हट जाएगी, और पूरे शब्द के अंदर अपने को द्वितीय विभक्ति करनी है। तो श्वेत वस्त्रम, तो हो जाएगा श्वेत वस्त्रम। तो उसके पूरे शब्द के अंदर जो पद है उसके अंदर क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उसके देखिए, शुभ कार्यम, जो शब्द दिया हुआ है, सामासिक पद है, इसका विग्रह करना है अपने को, तो अपने को देखना शुभ कार्यम यानी द्वितीय विभक्ति, तो शुभम कार्यम, यानी उसमें भी कौन सी विभक्ति लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति, यानी समान विभक्ति अपने को लगानी है। तो क्या हो जाएगा, शुभम कार्यम, क्या हो गया, शुभम कार्यम। फिर विशाल वृक्ष, तो इसका समास विग्रह करना है, तो दोनों में प्रथम विभक्ति, दोनों में प्रथमा विभक्ति कर दीजिए, तो हो जाएगा विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष, यानी दोनों के अंदर जो विभक्ति है वह
क्या हो जाएगी, समान विभक्ति हो जाएगी। और समान विभक्ति दी हुई है तो सामासिक पद बनाने जो सामासिक जो पद होगा, जो शब्द होगा, उसमें भी वही विभक्ति लगेगी। फिर देखिए इसके अंदर दोनों बताए थे मैंने, विशेषण और विशेष्य। तो उसके अंदर प्रथम पद होगा विशेषण और उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा। उसके बाद देखिए उपमान और उप में किसी को किसी के समान बताना, तो वहाँ पर इव का प्रयोग किया जाएगा, यानी जैसा। तो देखिए घन इव श्याम, घन इव श्याम, श्याम कैसे, घन के जैसे यानी बादल के जैसे, तो उसको श्याम को बादल के जैसे बताया गया है, यानी उसकी तुलना किससे की गई है, घन से। तो हो जाएगा घन श्याम, घन श्याम। उसके बाद दुग्धम इव धवलम, धवलम का अर्थ होता है सफ़ेद, दुग्ध में दूध, दूध कैसा है, सफ़ेद है, यानी दूध के जैसा सफ़ेद। तो हो जाएगा दुग्ध धवलम, दुग्ध धवलम। उसके बाद देखिए जो शब्द है वो सामासिक पद है, चंद्र मनोहर, तो चंद्र इव मनोहर। तो हो जाएगा उसका समास विग्रह चंद्र इव मनोहर। उसके बाद देखिए चंद्र मुख, चंद्र इव मुख, चंद्र इव मुख, यानी उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो जहाँ पर उपमान और उप में होता है तो इव का प्रयोग करना है, और इव आते ही यानी जो उसके अंदर जो विभक्ति है वही अपने को वापस पूरे सामासिक पद के अंदर लगानी है। तो क्रमधारी जो समास होगा तो उसमें क्या होगा, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, या पूर्व पद उपमान और उत्तर पद है वह उप में होगा। तो अब देखिए द्विगु समास, जो अपना तीसरा समास है वह है द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा देख लीजिए। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, वह उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द आता है जो सामासिक पद है और उसका जो प्रथम पद है वह क्या है, संख्यावाची, यानी संख्या से शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, द्विगु समास। तो पूर्व पद क्या होगा, उसमें संख्यावाची होगा, और उत्तर पद है वह संज्ञा होगा, तो उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। और पहले आपको बता दिया क्रमधारी समास के अंदर और द्विगु समास जो तत्पुरुष के ही भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद जो हैं क्रमधारी और द्विगु समास, तो इसमें क्या होगा, जो विग्रह वाक्य होंगे और उस पदों में जो विभक्ति लगेगी वह समान लगेगी, यानी दोनों विग्रह वाक्य होंगे तो उसमें जो विभक्ति होगी वो क्या होगी, समान होगी। जैसे
दशानां मूलानां समाहार। यहाँ पर जो समास विग्रह किया हुआ जो वाक्य है अपने दशानां मूलानां समाहार, तो दशानां मूलानां यानी इस दोनों में जो विभक्ति है षष्ठी बहुवचन, तो वह विभक्ति वह समान रहेगी। इन दोनों जो पद बनेंगे, जो विग्रह पद होंगे, उनके अंदर जो विभक्ति होगी वह क्या होगी, समान होगी। और जो सामासिक पद बनेगा वो बनेगा दशमूला, दशमूलम। उसके बाद देखिए पंचानाम पात्राणाम समाहार। यहाँ देखिए जो दो पद आए हैं पंचानाम पात्राणाम समाहार, यहाँ पर 10 है, पंच है, तो जो क्या पद है, जो पूर्व पद है वह क्या है, संख्यावाची है। तो द्विगु समास है और समास विग्रह करते समय जो दोनों पद होंगे, तो दोनों पदों के अंदर जो विभक्ति होगी, जो अपन विभक्ति लगाएंगे वह लगेगी षष्ठी बहुवचन, और दोनों पदों के अंदर जो विभक्ति लगेगी वह समान लगेगी, और समास शब्द है वह अंत में जुड़ेगा। तो हो जाएगा पंचपात्रम, जो सामासिक पद है पंचपात्रम, जो पर पंच है यहाँ 10 है, तो ये क्या है, संख्यावाची है। और जो दोनों शब्द है पंच और मूल, पंच और पात्र, तो इन दोनों पदों के अंदर जो विभक्ति होगी, जो समास विग्रह अपन करेंगे, तो दोनों के पदों के अंदर जो विभक्ति अपन लगाएंगे वह समान विभक्ति लगेगी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर शब्द लिखते हैं पंचवटी, तो इसको अपने को समास विग्रह करना है। तो जैसे पंचवटी शब्द आया तो अपने को पता है पंच यानी 5, यानी ये पूर्व पद है वह क्या है, संख्यावाची है। तो दोनों के अंदर अपने को कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी बहुवचन लगानी है। तो अपन इसके अंदर करेंगे पंचानाम वटानाम समाहार। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए त्रिलोकी, अब देखिए त्रिलोकी यानी त्रि यानी 3, तो हो जाएगा त्रयाणाम, लोकानाम समाहार। तो पूर्व पद अगर संख्यावाची है तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के अंदर षष्ठी बहुवचन विभक्ति लगेगी और दोनों में समान विभक्ति वह लगेगी, जो संख्यावाची शब्द है और जो संज्ञा शब्द है दोनों के अंदर। एक और बात, अगर कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं नदी विष, एक जो होता है नदियों का अगर नाम आता है उससे पहले अगर संख्यावाची शब्द है तो उसके अंदर द्विगु समास नहीं होगा। किनका, अगर नदियों का नाम आता है, एने नदी बीस, जो एक सूत्र है नदी बीस, एने नदियों का जो नाम है, नदियों के नाम, अगर नदियों के नाम आते हैं और उससे पहले अगर संख्या शब्द है तो उसके अंदर अवयव भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अवयव भाव, यानी उसके अंदर द्विगु समास नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जैसे आ जाता है पंच गंगम, तो यहाँ पर जो शब्द है पंच आए हैं और पीछे गंगम है, तो अब देखिए पंच गंगम, यानी आप कहोगे पंच आए इसलिए 5 गंगा, तो पंच आती है आप कहोगे इसके अंदर द्विगु समास है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर नदियों का नाम आता है, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, किसी भी नदी का नाम है
तो उसके अंदर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। और समास में वही होगा पंचानाम गंगानाम समाहार। पंचानाम गंगानाम समाहार, यानी आप 5 गंगाओं का समूह है, लेकिन उसके अंदर जो समास होगा वो होगा अव्ययभाव, यानी द्विगु समास नहीं होगा। कब? जब नदियों का नाम हो तब। और जब संख्यावाची शब्द हो तो उसके अंदर क्या होगा? द्विगु समास होगा।